चलिए भैया स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को, है ना। स्टार्ट करते हुए भाई मतलब देख रहा हूँ मैं कि जून के एग्जाम्स बहुत नियर हैं। मतलब 20 जून के आसपास से तुम्हारे पेपर है, 20 जून के आसपास से पेपर है 2024, है ना। लगभग एक महीना या एक महीना 20 दिन के आसपास बाकी है। मैं मान लेता हूँ 2 मंथ भी बाकी है, मोटा मोटा एस्टिमेट ले लेता हूँ 2 मंथ भी बाकी है, 2 महीने में तो कुछ दिन बाकी हैं। तो अब अपनी स्टडीज को प्लान कैसे करें, ध्यान कैसे दे, तो क्यों भैया सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला सब्जेक्ट है लॉ। सर लॉ याद करता हूँ, भूल जाता हूँ या भूल जाती हूँ, है ना। अकाउंट्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, इको के कॉन्सेप्ट्स एमसीक्यू रिवाइज करने हैं, सर मैथ्स भी देखनी है। तो मैंने कहा इतनी चिंता की बात चल रही है यार। ठीक है, टेंशन है कौन सी चीज कब खत्म करे। सर सिलेबस भी खत्म करना है, सिलेबस भी खत्म करना है, रिवाइज भी करना है। ठीक है, तो चीज़ों को मतलब बहुत सारी चीज़ें करनी है। एमटीपी भी लगानी है, आरटीपी भी लगानी है, सर टेस्ट भी देने हैं, सब कुछ करना है। तो मैंने कहा ठीक है, इतनी सारी दिक्कतों को देखते हुए मैंने कहा चलो मैथ्स के रिवीजन की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ। मैथ्स के रिवीजन की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ। ये जो मैथ्स के तुम्हारे मैथ्स और स्टैट्स के जो लगभग मैथ्स स्टैट्स एलआर मिला के जो 17 चैप्टर्स है, इनमें से मैं मैथ्स और स्टैट्स की जिम्मेदारी मेरी। एलआर एलआर भाई वो तुम लोग थोड़ा देखोगे, कोशिश करूंगा कि हेल्प कर दूं, पर मैथ्स और स्टैट्स की जिम्मेदारी मेरी। 13 चैप्टर्स हैं, ये 13 के 13 रिवीजन और इनके अच्छे क्वेश्चंस करवाने की तुम्हारे 1 जून से पहले पहले पूरी की पूरी जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, बस आपको करना क्या है, मेरे वीडियोस को फॉलो करते रहना है लाइन से। ठीक है, और देखो परसेंटेज वाइज कैसे तुम मैथ्स में स्कोर कर सकते हो। अगर मैं बात करूं पूरे ओवरऑल मैथ्स के सिलेबस की, तो तुमको कहाँ पे फोकस करना है, कहाँ पे तुम स्मार्ट स्टडी कर सकते हो। सबसे पहले तुम स्मार्ट स्टडी कर सकते हो टीवीएम। अगर हम लोग पास्ट ट्रेंड्स देखें ना, तो जितने बच्चे पेपर दे के आते हैं ना, वो यही कहते हैं सर टीवीएम बहुत ज्यादा आ रहा है। तो मैंने मान लिया कि 20 मार्क्स तुम्हारे टीवीएम के हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन, लगभग 10 to 12 मार्क्स या ज्यादा ही मानते हैं, लगभग लोग 15 मानते हैं। तो ये ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन। कोरिलेशन रिग्रेशन लगभग 5 मार्क्स, है ना। इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर लगभग 4 to 5 मार्क्स, 5 मार्क्स याद रख लो। तो मैंने बोला ये लगभग देखोगे तो लगभग 45% या 40 to 45% पेपर ये 4 चैप्टर होल्ड कर रहे हैं। तो कोशिश करो कि 5 मई तक, कोशिश करो 5 मई तक ये 5 चैप्टर्स तो रिवाइज करके बिल्कुल हटा दो, मतलब इनको देखना भी ना पड़े, इतने अच्छे से रिवाइज हो जाए, है ना। कोशिश करो इन 5 चैप्टर्स 5 मई तक रिवाइज करो। तो मेरा भी टारगेट क्या रहेगा, इस 5 मई से पहले पहले, ठीक है, मान लेते हैं हम टारगेट ले लेते हैं 3 मई तक। ठीक है, 3 मई तक मैं आपको इन टॉपिक्स के वीडियो और इन टॉपिक से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दे दूं। तो हमारा टारगेट क्या है 5 मई तक, कि हमको ये टॉपिक खत्म करने हैं। ठीक है, तो इसी टॉपिक्स को खत्म करते हुए जो आज जो हम लोग सबसे पहला टॉपिक्स देखेंगे वो है ये टीवीएम, जो 20 मार्क्स या उससे ज्यादा का आता है ना। तो इस पे आज की वीडियो हमारी रहेगी। ठीक है, तो चलो वीडियो फटाक से स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। पूरा ये फुल फ्लेज वीडियो रहेगी जिसमें हम पूरा टॉपिक टाइम वैल्यू ऑफ मनी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तुम्हारा भी रिवीजन हो जाएगा और इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी टॉपिक कहता है टाइम के साथ साथ मनी की ग्रोथ कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको लगाने की वजह से होती है, जहां पे मनी ग्रो कर रहा है, या मनी की फ्यूचर की वैल्यू जाननी है, या मनी फ्यूचर में कितना हो जाएगा वो जानना है। वो सब चीजें इस टॉपिक से निकल के आती है। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए या इस मनी की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। पहले को कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, पहले को कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। दूसरे को कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, साथ साथ नोट्स, कैलकुलेटर, ठीक है, चीजें लेके बैठना, लिखते रहना। ठीक है, और तीसरा है एन्युटी। ठीक है, 3 चीजों के बारे में हमको फुल फ्लेज चैप्टर में फोकस करना है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट पे। बात करते हैं सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट पे। मैंने कहा सिंपल इंटरेस्ट ये वो रेट है, ये वो इंटरेस्ट, ये वो टेक्निक है जहां पे आप एक बार प्रिंसिपल या जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो उस पे
पूरे टाइम इंटरेस्ट मिलता रहता है, मतलब ये प्रिंसिपल यहाँ पे फिक्स्ड रहता है। प्रिंसिपल यहाँ पे कैसा रहता है? फिक्स्ड रहता है। जब ये प्रिंसिपल फिक्स रहता है तो हर साल इंटरेस्ट मिलता है वो सेम रहता है एवरी ईयर, सेम रहता है एवरी ईयर। दो बातें यहाँ पे फोकस करनी है। सिंपल इंटरेस्ट वो टेक्निक है जहां पे एक बार प्रिंसिपल अमाउंट सेट कर दिया जाता है, उसी पे हर साल इंटरेस्ट मिलता रहता है और वो इंटरेस्ट हर साल सेम आता है। मैंने क्या बोला? यहाँ पे ये जो P है ये फिक्स रहता है, ये P जो है ये फिक्स्ड है, और जो इंटरेस्ट मिल रहा है, जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो सेम मिलेगा हर साल, सेम मिलेगा एवरी ईयर, एवरी ईयर ये इंटरेस्ट सेम मिलता रहेगा। ठीक है, मतलब अगर तुमने 1,000 रुपए डिपॉजिट कर दिए और सपोज कर लो तुमको यहाँ पे 100 रुपए इंटरेस्ट मिला है पहले साल, फर्स्ट ईयर तुमको जो इंटरेस्ट मिला है वो कितने रुपए मिला है? 100 रुपए मिला है। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर की बात है। तो तुमको अगर कोई पूछे सेकेंड ईयर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो सेकेंड ईयर भी 100 ही रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्वेश्चन में हमेशा अगर तुमको पहले साल का इंटरेस्ट दे रखा है तो दूसरे साल का भी इंटरेस्ट सेम होगा, या तुमको 5 साल का इंटरेस्ट 500 रुपए दे रखा है और कोई पूछ रहा है बताओ एक साल में कितना इंटरेस्ट कमाया, तो 500 डिवाइडेड बाय 5 यानी 100 रुपए इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, और ये याद रखना सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में कभी भी अगर कुछ नहीं लिखा है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो वो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट को फॉलो करने को बोल रहा है। साइलेंट से मेरा क्या मतलब है? कोई भी वर्ड कंपाउंडेड नहीं लिखा है, या कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई है जहां पे हम लोग पेमेंट कैसे कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं। ठीक है, कंपाउंडेड इंस्टॉलमेंट्स ऐसे वर्ड्स नहीं लिखे हुए हैं, कंपाउंडेड इंस्टॉलमेंट जैसे वर्ड नहीं लिखे हैं। क्वेश्चन साइलेंट है, तो ये क्वेश्चन किसका है? एसआई का क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, इतनी बात दिक्कत। अब बात करते हैं एसआई के फॉर्मूले की। तो एसआई जो है वो सिंपली P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 के बराबर था सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। जहां पे मैंने आपसे बोला था कि R अपॉन 100 ये जो चीज है इसको यहाँ पे, या मैंने आपसे बोला ये जो R अपॉन 100 जो चीज है ये इसको यहाँ पे हम लोग I कह देते हैं, इसको यहाँ क्या कह देते हैं? I कह देते हैं। तो फॉर्मूला बन जाता है PIT, है ना? मतलब अगर कोई बोले क्वेश्चन में आपको रेट दे रखा है 10%, रेट दे रखा है 10%, तो I हो जाएगा 10 अपॉन 100 यानी 0.1। मतलब तुमको ये याद रखना है ये जो आई होता है ये हमेशा एक डेसिमल नंबर होता है। ये हमेशा कैसा नंबर होता है? डेसिमल में होगा। वहीं पे जो रेट होता है वो परसेंटेज में होता है। ठीक, तो एसआई निकालने का फॉर्मूला होता है पी आर टी अपॉन 100 या पी आई टी, जो आप याद कर पाओ। ठीक, अब अगर यहीं पे एसआई के केस में आपको अमाउंट निकालना है तो अमाउंट कैसे निकलेगा? जो हम लोग ने प्रिंसिपल लगाया पी, उसमें एसआई को ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसी एसआई में चलो फॉर्मूला लग देते हैं, एसआई की जगह पीआईटी, जो एसआई है उसका फॉर्मूला था पीआईटी। अब इसके पास भी पी है, इसके पास भी पी है, तो पी कॉमन ले लिया, क्या बचा? 1 प्लस आई टी। ये फॉर्मूला बन गया अमाउंट निकालने का डायरेक्ट, ये फॉर्मूला बन गया अमाउंट निकालने का डायरेक्ट, है ना? ये फॉर्मूला अमाउंट निकालने का, ये फॉर्मूला एसआई का, या ये फॉर्मूला एसआई का, जो तुम याद कर पाओ फटाफट। तो एसआई के केस में तुमको ये दो फॉर्मूले तुमको याद होने चाहिए, एक एसआई निकालने का, एक अमाउंट निकालने का। और क्या बात याद होनी चाहिए एसआई के केस में? कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो फिक्स रहता है ना? प्रिंसिपल जो है वो फिक्स रहता है, और जो इंटरेस्ट होता है वो भी सेम मिलता है ना? वो इंटरेस्ट जो होता है वो भी सेम मिलता है। तुमको एक, दो, तीन, ये तीन बातें तुमको याद रखनी है। इतनी बात याद कर लो, एसआई में कुछ नहीं फंसा सकता है। ठीक है, एसआई के कॉन्सेप्ट में इतनी बात है। पहले सारे कॉन्सेप्ट देख रहे हैं तो एक बार में कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, लिख लो फटाफट। तो एसआई का कॉन्सेप्ट एक बार पिछली स्लाइड देख लो। एसआई मतलब क्वेश्चन साइलेंट है तो एसआई लगाना है, इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट फिक्स रहता है। मतलब अगर पहले साल तुमने 100 रुपए एसआई कमाया तो दूसरे साल भी 100 कमाओगे। एसआई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पीआरटी अपॉन 100 या पीआईटी। ठीक, अमाउंट कैसे निकलेगा? प्रिंसिपल 1 प्लस आई टी, या प्रिंसिपल में एस आई को ऐड कर दो, सिंपल। अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। बात करते हैं
कंपाउंड इंटरेस्ट की, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी ऐसा इंटरेस्ट, नाम में लिखा है कंपाउंड, है ना। ऐसी टेक्निक जहां पे आपके इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा हो, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है ना, हो रहा है ना। ऐसी स्कीम या ऐसी टेक्निक जहां पे इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चार्ज हो रहा हो। जब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, इसका मतलब है हर साल जो प्रिंसिपल है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो हर साल फ्लक्चुएट कर रहा है। कैसे? अगर तुमने प्रिंसिपल कमाया और उस पे इंटरेस्ट कमाया पहले साल सर्टेन रुपीज, तो जो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल होगा वो फर्स्ट ईयर के प्रिंसिपल प्लस प्लस इंटरेस्ट के बराबर होगा, है ना। मतलब एग्जाम्पल समझाते हैं, अगर तुमने 1,000 रुपए लिए, इस पे तुमने इंटरेस्ट कमाया 100 रुपए, तो जो सेकेंड ईयर जो प्रिंसिपल होगा वो हो जाएगा 1100 रुपीज। ये 1,000 रुपए प्लस 100 रुपए, अब जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 1100 पे मिलेगा, ना कि 1000 पे मिलेगा जो एसआई कर रहा था, है ना। तो यहाँ पे इसी की वजह से यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो सेम नहीं होता है, वो सेम नहीं होता है। सिंपल सी बात याद रखनी, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट सेम नहीं होता है, हर साल इंटरेस्ट अलग अलग मिलेगा, इसीलिए इसकी कैलकुलेशन भी बहुत अलग तरीके से होती है। ठीक है, ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत? यहाँ पे अगर तुमको अमाउंट निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, तो फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1+i⁴n। भूलना मत, आई क्या है, आई तुम्हारा r/100 है। ये फॉर्मूला तब लगता है जब क्वेश्चन में वर्ड लिखा आता है कंपाउंडेड, कंपाउंडेड एनुअली, है ना। ये वर्ड लिखा आता है कंपाउंडेड एनुअली। अगर फिर अगर इसी वर्ड की जगह वर्ड लिखा आ जाए कंपाउंडेड, कंपाउंडेड, है ना, सेमी एनुअली, मैं कंपाउंडेड सेमी एनुअली या हाफ ईयरली, जो भी बोलो, हाफ ईयरली या फिर सेमी एनुअली, सेमी एनुअली मतलब साल के 2 टुकड़े कर दिए गए हैं, अब 6-6 महीने पे इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। तो फर्क देखना फॉर्मूले में क्या हुआ, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1+i⁴n। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में चेन देखना, जो मैं व्हाइट कलर से करूंगा वो चेन दिखा रहा है, ये सेम फॉर्मूला ऊपर वाला है, बस तुमको क्या करना है कंपाउंडिंग सेमी एनुअली के इसमें i को 2 से डिवाइड कर देना है, n को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। i को 2 से डिवाइड कर देना है, n को मल्टीप्लाई कर देना है। जितने साल में तुमने तोड़ा, एक साल के 2 टुकड़े किए तो i उतने टुकड़ों से डिवाइड हो गया और n उतने टुकड़ों से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, अगर यहीं पे वर्ड लिखा होता कंपाउंडेड, यहीं पे वर्ड लिखा होता कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्या क्या लिखा होता कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो इसमें क्या होता, इसमें फॉर्मूला लगता अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1+i⁴n, ये फॉर्मूला है। अब इसमें क्या चेंज होगा, इसमें i को 4 से डिवाइड कर देंगे और n को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ये फॉर्मूला हो जाएगा क्वार्टरली के केस में। अगर यही केस लिखा होता कंपाउंडेड, कंपाउंडेड मंथली, तो क्या कर लेते, है ना, कंपाउंडेड मंथली, तो क्या कर लिए होते, सेम फॉर्मूला लिख दिए होते फिर से, प्रिंसिपल 1+i⁴n, सिंपल क्या कर दिए होते, i को 12 से डिवाइड कर दिए होते, n को 12 से मल्टीप्लाई कर दिए होते। समझ लो, सेम फॉर्मूला है, बस हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली में क्या करना है। ठीक है, अब यहीं पे अगर सीआई निकालना होता, यहीं पे अगर सीआई निकालना होता, सीआई निकालना होता तो सीआई कैसे निकलता, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, है ना। अमाउंट का फॉर्मूला क्या पड़ा, प्रिंसिपल 1+i⁴n माइनस पी, ये पी बिल्कुल सेम छाप दिया और अमाउंट की जगह ये फॉर्मूला लगा दिया है। अब दोनों में
P कॉमन है, इसके पास भी P है, इसके पास भी P है, तो P कॉमन ले लिया, बड़े से कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आई टू दी पावर n माइनस 1, ये CI निकालने का फॉर्मूला हो गया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला हो गया, है ना। कब? जब कैसा हो, कंपाउंडेड एनुअली लिखा हो, है ना। अब ऐसे ही उम्मीद करूंगा कंपाउंडेड सेमी एनुअली के केस में सीआई का फॉर्मूला लिख लोगे। क्या हो जाएगा सीआई का फॉर्मूला? बस यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा और एन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। यहीं पे क्वार्टरली के केस होगा तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब इतनी उम्मीद करता हूँ कि मेरी ऑडियंस बहुत अच्छी है, इतना समझ जाएगी, समझदार है ना। ठीक, तो तुमको फॉर्मूला कौन सा याद रखना है? एक सीआई का, एक ये अमाउंट का, अलग अलग केसेस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब इसके बाद बात आती है ये कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाई कहाँ होता है, इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं, कौन से क्वेश्चन दे रखे होंगे जहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा होगा। मैंने बोला अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हर जगह एसआई लग रहा होगा अगर वर्ड कंपाउंडेड नहीं लिखा है, लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन साइलेंट होने के बावजूद भी वहां वहां सीआई लग रहा होता है। जैसे पहला एप्लीकेशन है, कोई भी अगर पॉपुलेशन का क्वेश्चन आए, है ना, पॉपुलेशन का क्वेश्चन कि एक टाउन है उसकी 2005 में पॉपुलेशन 1000 है और हर साल 2% का ग्रोथ हो रहा है, तो बताओ कितने साल में पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। ठीक है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जहां पॉपुलेशन की बात हो रही हो तो पॉपुलेशन का क्वेश्चन ऑलवेज फॉलोज कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूलेज, है ना, ऑलवेज फॉलोज कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मुलेज। अब कोई ये मत बोलना सर सीआई का फॉर्मूला लगाना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मुलेज का मतलब है अमाउंट का भी यूज कर सकता है और सीआई का भी यूज कर सकता है, इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, है ना, इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन की क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर पूछ रहा है कि डबल कितने सालों में होगी या डबल ये या 10 साल बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, तो 10 साल बाद पूछ रहा है तो अमाउंट पूछ रहा है ना। और ये जानना चाहता है कि कितने से पॉपुलेशन बढ़ गई, कितने लोग नए आ गए, तो सीआई पूछ रहा है, ठीक है। दूसरी बात, कोई भी, है ना, कोई भी डेप्रीसिएशन का क्वेश्चन आए, है ना, डेप्रीसिएशन का क्वेश्चन आए, ये हमेशा सीआई को फॉलो करता है, ये हमेशा सीआई को फॉलो करेगा, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट को फॉलो करेगा। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, क्यों? क्योंकि डेप्रीसिएशन जो है वो असेट की वैल्यूज को डिक्रीज करता है, वहीं पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो असेट की वैल्यूज को इंक्रीज कर रहा है। उतने से इंटरेस्ट मिलके वहां पे मनी की वैल्यू ग्रो कर रही है, इंक्रीज हो रही है। डेप्रीसिएशन उस रेट से असेट की वैल्यू डिक्रीज करता है, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा डेप्रिसिएशन के, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आई टू दी पावर एन। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है अभी। अब बस ये प्लस को हटा के, ये प्लस को हटा के यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया गया, मतलब से चेंज यहाँ पे आया, प्लस की जगह माइनस। इस इंटरेस्ट रेट से ये आई जो है यहाँ पे दिखा रहा है डेप्रीसिएशन रेट, यहाँ पे दिखा रहे हैं डेप्रीसिएशन का रेट, है ना। यहाँ का ये जो अमाउंट है वो दिखाएगा स्क्रैप वैल्यू, यानी कबाड़ की कीमत कितने की फ्यूचर में कबाड़ पे बची मशीन, स्क्रैप वैल्यू। यहाँ पे जो प्रिंसिपल है ये तुम्हारे परचेज प्राइस को दिखाएगा, किसको दिखाएगा, कितने की तुमने मशीन परचेज करी, परचेज प्राइस दिखाएगा, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन के केस में सेम फॉर्मूला हो गया, बस 1 प्लस आई की जगह 1 माइनस आई हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए तीसरी बात, अगर कोई भी क्वेश्चन तुमसे कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट पूछ रहा है, मतलब CAGR पूछ रहा है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट मतलब CAGR पूछ रहा है, ये भी आपका जो क्वेश्चन है ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट को फॉलो करेगा। क्यों फॉलो करे? क्योंकि नाम में ही लिखा है कंपाउंड, का नाम में क्या लिखा है, वर्ड कंपाउंड। कंपाउंड और किससे कंपाउंड? एनुअल वाले फॉर्मूले को यूज करके एक रेट निकालना है। तो इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड बात करते हैं। तो क्या है CAGR? मैंने बोला CAGR
GR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ये कैसे निकलेगा? मैंने बोला कंपाउंड इंटरेस्ट के एनुअल वाले फॉर्मूले को यूज करके तुमको आई या आर निकालना है, रेट निकालना है। तो मैंने बोला ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में तुमको फाइंड क्या करना है, तुमको ये आई निकालना है या तुमको आर निकालना है। रेट निकालना है मतलब पहले आई निकाल लो, उसको रेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसको निकालने के लिए मैंने बोला इस आई को सब्जेक्ट बनाना है। तो आई को सब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने प्रिंसिपल को इधर भेज दिया। तो ये हो गया अमाउंट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई टू दी पावर n। अब यहां से पावर n हटी और यहाँ पे जाके क्या लग गई, 1 बाय n लग गई, है ना। तो क्या हो गया, अमाउंट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल की पावर 1 बाय n इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई। यहाँ पे +1 है, इधर जाके -1। अमाउंट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल की पावर 1 बाय n, ठीक है, यहाँ +1 है, इधर जाके -1 इज इक्वल्स टू आई। अब तुमको मालूम है, मैंने बताया था जो आई होता है वो R/100 के बराबर होता है। तो बस उसी बात को यहाँ पे यूज करेंगे, इसी बात को यहाँ पे यूज करेंगे। क्या हो गया, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल की पावर 1 बाय n -1 इज इक्वल्स टू R/100। आई की जगह मैंने R/100 लिख लिया। इस 100 को यहाँ भेज देते हैं। तो अमाउंट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल की पावर 1 बाय n -1 इंटू 100 इज इक्वल्स टू r, और इसी r को तुमने क्या कह दिया, CAGR। ठीक है। अब इस फॉर्मूले में बहुत लोग कहते हैं सर ये पावर 1 बाय n कैसे सॉल्व होगी, हमारे कैलकुलेटर में तो ऐसी कोई बटन ही नहीं होता है कि सर अगर मान लीजिए 2 बाय 3 आ गया, इसकी पावर 1 बाय 3 सॉल्व करनी है, तो सर हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए कैलकुलेटर ट्रिक आती है, इसके लिए कैलकुलेटर ट्रिक होती है जो तुमको याद होनी चाहिए। हम लोग क्वेश्चन के थ्रू उसको सीखेंगे, पर तुमको पहले याद होनी चाहिए। ठीक है। ट्रिक टू फाइंड पावर 1 बाय n। और इस ट्रिक को सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास जो कैलकुलेटर होना चाहिए वो होना चाहिए CT512, OT512 या कैसियो का MJ120D, जो ICAI अलाउ करता है। तो मैं उन्हीं कैलकुलेटर्स के उससे ट्रिक बता रहा हूं। तो ट्रिक कहती है स्टेप वन, आपको क्या करना है, आपको जो भी वैल्यू है जिसकी पावर 1 बाय n लिखना है, उस वैल्यू को लिख के कैलकुलेटर स्क्रीन में आपको प्रेस करना है रूट का बटन, अंडर रूट का बटन 12 टाइम्स, है ना। प्रेस करना है रूट का बटन 12 टाइम। फिर स्टेप टू कहता है जो स्टेप 1 में आंसर आया है, जो स्टेप 1 का आंसर आया है, ये जो आंसर आया है इसमें से -1 कर दो। ठीक है, और कोई बटन मत दबाना, सिर्फ -1 करके रुक जाओ। ठीक है, इक्वल इक्वल कुछ नहीं दबाना है। स्टेप थ्री जो स्टेप टू करने के बाद जो चीज बची है ना, उसमें उसको डिवाइड कर देना है, उसको डिवाइड कर देना है n से, डिवाइड कर देना है n से। n यानी जो यहाँ पे नीचे नंबर होगा, मतलब 1/3, 1/5, 1/7 जो भी होगा। स्टेप फोर जो स्टेप 3 करने के बाद बचा है, जो स्टेप 3 करने के बाद बचा है उसमें +1 कर देना है, +1 कर देना है। और लास्ट स्टेप फिफ्थ स्टेप, अब क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई और इक्वल टू का बटन एक साथ, मतलब साइमल्टेनियसली 12 टाइम प्रेस करना है। 12 टाइम क्या करना है, प्रेस करना है। ठीक है, कोई दिक्कत। ये ट्रिक है पावर 1 बाय n फाइंड करने की। इस पे क्वेश्चन करेंगे तब इस ट्रिक को अच्छे समझेंगे। तब तक के लिए आप भी ट्रिक ऐसे लिख लो, एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो कैसे निकाली जाती है पावर 1 बाय n, है ना। हम लोग जब अभी नेक्स्ट वीडियो में इस पे क्वेश्चंस करेंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी आज सिर्फ काम क्या है हमारा, कॉन्सेप्ट डेवलप करना, ट्रिक्स याद रिवाइज करना। ठीक है। अब ये बात हो गई, ये सारे एप्लीकेशन हो, 3 एप्लीकेशन हो गए तुम्हारे इसके सीआई के। ठीक है, सीआई क्या होता है, ठीक है, अमाउंट, इसमें अमाउंट कैसे निकलता है, सीआई कैसे निकलता है, एसआई क्या होता है, अभी तक इतनी बात देखी। अब अगली बात आती है एन्युटी की, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट।
बात करते हैं एन्युटी की। एन्युटी एक ऐसी स्कीम है जहां पे मेरे पास एक फुल अमाउंट नहीं है, हैं। मैं इस फुल अमाउंट, लेकिन मेरे को इस फ्यूचर में मैंने सोच लिया मेरे को 10 लाख रुपए इकट्ठा करने, एक बड़ा सा अमाउंट इकट्ठा करना है। इस बड़े से अमाउंट को इकट्ठा करना है फ्यूचर में, और आज मेरे पास लगाने के लिए कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं है कि मैं 5 लाख लगा दूं जो 10 साल बाद 10 लाख बन जाए, है ना। वो हम, मैं अक्षय कुमार नहीं हूँ कि भाई मैं 2 दिन में पैसा, मैं कहीं ऐसे कहीं से पैसा लाऊंगा और 2 दिन में पैसा डबल कर दूं, मेरे पास है ही नहीं। मैं नॉर्मल सैलरी पेड इंसान हूँ जो अपने फ्यूचर को बहुत उससे लेके चल रहा है कि छोटे छोटे अपनी सैलरी में सेव करेगा, उसको कोई वो हेरा फेरी वाला चिट फंड में वो नहीं वो करना है ना। समझ ही रहे हैं सब लोग मूवी देखे ही हैं, है ना। तो यहाँ पे हमको एक छोटी, मतलब यहाँ पे मैं अपनी सैलरी में छोटी छोटी पेमेंट्स इकट्ठा करूंगा, ठीक है, और उसको मतलब कहीं इन्वेस्ट करता रहूंगा, और वो इन्वेस्टमेंट एक सर्टेन टाइम तक चलेगी और एक फिक्स डेट को मेरे अकाउंट से कट जाएगी, ठीक है। वो वो ऐसी स्कीम्स को हम लोग एन्युटी कहते हैं। एन्युटी मतलब जहां पे हम लोग एक बिग अमाउंट को इकट्ठा करते हैं या मीट आउट करते हैं। एक बिग अमाउंट को हम लोग मीट आउट कर रहे हैं, ठीक है, एक स्मॉल पेमेंट्स करके इन स्मॉल पेमेंट्स को हम क्या कहते हैं, इंस्टॉलमेंट कहते हैं। इन स्मॉल पेमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टॉलमेंट कहते हैं, ठीक है। तो है ना, एक फिक्स्ड टाइम गैप पे ये इंस्टॉलमेंट, एक फिक्स्ड टाइम गैप पे मैं पे करता हूँ, है ना। एक फिक्स टाइम गैप पे करता हूँ और एक सर्टेन इंटरवल तक पे करता रहूंगा, एक सर्टेन इंटरवल तक पे करता रहूंगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है, इस स्कीम को हम लोग एन्युटी कहते हैं, है ना। इस स्कीम को हम लोग एन्युटी कहते हैं। तो और इस एन्युटी में, इस स्कीम में दो चीजें होती हैं। एक होती है प्रेजेंट वैल्यू यानी वो कीमत जो कि आज की है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला कि तुम मेरे को आज 5 लाख रुपए दे दो, ठीक है, आज मेरे को 5 लाख रुपए दे दो, जो कि तुमको मैं 10 साल बाद लौटा दूंगा 10 लाख के या 7 लाख करके। तो 5 लाख रुपए प्रेजेंट वैल्यू हो गई, और जो फ्यूचर में लौटाने की बात कर रहा है उसको फ्यूचर वैल्यू कहते हैं। ये बिल्कुल और बिल्कुल आपके प्रिंसिपल और अमाउंट की तरह है ना। प्रिंसिपल और अमाउंट की तरह है। प्रेजेंट वैल्यू एक तरह की प्रिंसिपल ही है जो तुम सोच रहे हो, और फ्यूचर वैल्यू एक तरह का अमाउंट है ना। अब ये जो मैं इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूँ, ये जो इंस्टॉलमेंट है ये 2 तारीखों को मेरे अकाउंट से कट सकती है। मतलब ये जो इंस्टॉलमेंट है मैं हर महीने की या तो आखिरी में दूंगा या तो हर महीने की बिगनिंग में दूंगा, है ना। तो एन्युटी के केस में दो चीजें निकाली जाती हैं, एक या तो फ्यूचर वैल्यू या तो एक प्रेजेंट वैल्यू। और ये इन फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ, ये या जो मैं इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ, या तो ये महीने की बिगनिंग में दूंगा या तो महीने की एंड में दूंगा, ठीक है। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करता हूँ सबको इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कोई बहुत हार्ड कोर मैथ्स नहीं बताई इसमें, है। तो जो पैसा मैंने बोला, ये जो इंस्टॉलमेंट है ये 2 तारीखों को जाएगी, या तो महीने के एंड में या तो महीने की बिगनिंग में, है ना, बिगनिंग में। जो इंस्टॉलमेंट महीने के एंड में जाएगी उसको कहते हैं एन्युटी, उसको कहते हैं एन्युटी रेगुलर। और जो इंस्टॉल, या इसका एक और नाम है ऑर्डिनरी एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी। और जो इंस्टॉलमेंट मंथ के बिगिनिंग में जाएगी उसको कहते हैं एन्युटी, उसको कहते हैं एन्युटी इमीडिएट, उसको कहते हैं एन्युटी इमीडिएट, ठीक है। या फिर एन्युटी ड्यू। दोनों में बस फर्क इतना होता है, जो इसकी पहली इंस्टॉलमेंट होगी वो 31 जनवरी को जाएगी। तो ये जो 31 जनवरी को जो इंस्टॉलमेंट गई है, इसको एक साल में सिर्फ 11 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे जो इसको इंटरेस्ट मिलेगा वो 11 महीने का मिलेगा। लेकिन जो इंस्टॉलमेंट बिगिनिंग में जारी होगी वो 1 जनवरी को जाएगी और इसको 12 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। और जबकि तुम यहाँ पे भी एक साल में तुम 12 बार पैसा दोगे, और यहाँ पे भी तुम एक साल में 12 बार पैसा दोगे,
है ना, 31 जनवरी, 31 फरवरी, 31 मार्च, ऐसे तुम करके 31 दिसंबर तक 12 बार पैसा दोगे, और यहाँ पे भी तुम 12 ही बार पैसा दोगे, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 दिसंबर, ऐसे 12 बार पैसा दोगे। लेकिन यहाँ पे तुमको 1 महीने का इंटरेस्ट कम मिल रहा है, और यहाँ पे तुमको 1 महीने का इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है पहली इंस्टॉलमेंट पे, या हर इंस्टॉलमेंट पे, हर महीने हर इंस्टॉलमेंट पे एक एक महीने का तुमको इंटरेस्ट कम मिल रहा है, कि जैसे 31 जनवरी को 11 महीने का मिला, ऐसे 31 फरवरी वाले को 10 महीने का मिलेगा। इसमें हर इंस्टॉलमेंट को एक एक महीने का इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है। तो इसमें सिर्फ इतना सा अंतर है कि यहाँ पे सिर्फ 1 मंथ के इंटरेस्ट का गैप होता है, 1 महीने का इंटरेस्ट गैप सिर्फ तुमको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये बात याद रखना, अभी देखना फॉर्मूले आराम से तुम खुद ही बना ले जाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। इसके फॉर्मूले बनाने के लिए एक सिंपल सी टेबल की बात करता हूं। यहां पे बात करी एंड की, यहां पे बात करी बिगनिंग की, है ना, बिगनिंग की, यहां पे बात करी फ्यूचर वैल्यू की, यहां पे बात करी प्रेजेंट वैल्यू की। ठीक है, एक फॉर्मूला तुमको याद करना पड़ेगा। अगर मेरे को फ्यूचर वैल्यू निकालनी है और साल के एंड में पैसा जा रहा है, तो फॉर्मूला होता है ए ब्रैकेट में 1 प्लस आई टू दी पावर एन माइनस 1 अपॉन आई। ये फॉर्मूला तुमको याद करना पड़ेगा, है ना। जहां पे ये जो ए होता है, ये दिखाता है इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, कितना पैसा तुम हर महीने देने की सोच रहे हो, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, है ना। अब यहां से यहां जाना है, मैंने बोला फ्यूचर से, फ्यूचर वैल्यू एंड से बिगनिंग में जाना है, तो 1 महीने का सिर्फ इंटरेस्ट कम है, तो सेम फॉर्मूला यहां छाप दो, ए 1 प्लस आई टू दी पावर एन माइनस 1 आई, सेम फॉर्मूला यहां छाप दिया। बस फर्क क्या हुआ, यहाँ पे 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 महीने का इंटरेस्ट दे दिया। 1 प्लस आई यानी 1 महीने का इंटरेस्ट जो कम था वो दे दिया, ठीक है। अब किसी भी चीज को फ्यूचर से प्रेजेंट में लेके आना है, तो इसके लिए देखो मैं तुमको एक शीट पे ले जाऊंगा। अभी मैंने, है ना, अभी मैंने तुमसे एक बात बोली कि जो अमाउंट होता है वही फ्यूचर वैल्यू होता है, और जो प्रिंसिपल होता है वही प्रेजेंट वैल्यू होता है। तो ये फॉर्मूला हमने सीआई में पढ़ा था, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आई की पावर एन। तो अमाउंट की जगह मैंने फ्यूचर वैल्यू लिख दिया, प्रिंसिपल की जगह प्रेजेंट वैल्यू लिख दिया, 1 प्लस आई की पावर एन। तो अब यहां से अगर मेरे को प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो फ्यूचर वैल्यू को डिवाइड कर देता हूँ 1 प्लस आई की पावर एन से। मतलब कोई भी चीज अगर फ्यूचर में दे रखी है, उसको 1 प्लस आई की पावर एन से डिवाइड कर देते हैं, तो उसको हम लोग प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी। इसी, ये जो डिवीजन हुआ 1 अपॉन 1 प्लस आई की पावर एन से, इसी को हम लोग टीवीएम के कॉन्सेप्ट में डीएफ कहते हैं, यानी डिस्काउंटिंग फैक्टर कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज को फ्यूचर से प्रेजेंट में लाना है, तो 1 प्लस आई की पावर एन से डिवाइड कर दो, बस यही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। सेम फॉर्मूला है ए 1 प्लस आई टू दी पावर एन माइनस 1 आई, देख लो सेम ऊपर वाला फॉर्मूला लिखा, बस क्या क्या नया यहाँ लगा दिया, यहाँ पे 1 प्लस आई की पावर एन से डिवाइड कर दिया। ये बन गया पीवी एंड का फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू एंड का फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां पे अगर तुमको जाना है, तो फॉर्मूला हो जाएगा ए 1 प्लस आई टू दी पावर एन माइनस 1 अपॉन आई 1 प्लस आई की पावर एन, जस्ट बगल वाला फॉर्मूला है, ठीक है। बस फर्क क्या है, यहाँ पे n को 1 ईयर शॉर्ट लेते हैं, मतलब n माइनस 1 लेते हैं, और प्लस a कर देते हैं, प्लस ए कर देंगे। यहाँ पे एन जो लेंगे वो 1 साल कम लेंगे, और प्लस ए कर देंगे। ये 4 फॉर्मूले हैं जिसमें पूरा एन्युटी बेस्ड है। अब ये 4 फॉर्मूले लगेंगे कब कब, है ना। तो इसको लगाने के लिए, है ना, इसको लगाने के लिए अगर क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछा जा रहा है, अमाउंट पूछा जा रहा है, तो मतलब फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में परचेज, बोरो, लोन ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो ये पीवी की बात कर रहा है। परचेज, बोरो, लोन ऐसी वर्ड लिखे हुए हैं, तो किसकी बात कर रहा है, पीवी की बात कर रहा है।
क्वेश्चन अगर साइलेंट है, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, बस ये बताया गया है कि पैसा इंस्टॉलमेंट में दिया जा रहा है, तारीख नहीं मेंशन है कि कौन सी तारीख को दिया जा रहा है, एंड में दिया जा रहा है, बिगनिंग में दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं मेंशन है। साइलेंट है तो हमेशा एंड के फॉर्मूले लगेंगे, हमेशा किसके फॉर्मूले लगेंगे, एंड के। अगर क्वेश्चन में हु बहू ऐसी लाइन लिखी हुई है, कैसी, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, मैंने क्या बोला, हु बहू, है ना, अपनी अकल मत लगाइएगा, है ना, हु बहू ऐसी लाइन लिखी मिलेगी स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कोई लोग बोलते हैं सर इसका सिनोनिम है कमेंसिंग नाउ या बिगनिंग फ्रॉम नाउ, ऐसे वर्ड्स लिखे मिल जाए ना तो भी नहीं, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे हु बहू लिखा होना चाहिए तभी बिगनिंग लगेगा। ठीक है, एक तो हु बहू स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे लिखा हो या वर्ड बिगनिंग मेंशन हो कि इंस्टॉलमेंट बिगनिंग में दी जा रही है हर महीने की। ठीक है, सिर्फ दो ही केस में बिगनिंग लगता है, या तो स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे लिखा हो या तो आपका वर्ड बिगनिंग मेंशन्ड हो। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो एंड लगेगा अपने आप से, ये मत कहना सर बिगनिंग भी लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा भाई, ये बोला गया, आईसीआई बताता है तो तुमको भी ये बात फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है समझ में आया, परचेज, बोरो, लोन की बात हो रही है, पीवी। ठीक है, अमाउंट निकालना है, एफवी, क्वेश्चन साइलेंट है, एंड, क्वेश्चन में लाइन लिखी हुई है स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, बिगनिंग, रट लो ये बात, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस की। ठीक है, बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस की, है ना। तो ये एप्लीकेशंस क्या कहते हैं, ये एप्लीकेशंस कहते हैं, सबसे पहला एप्लीकेशन है सिंकिंग फंड, पहला एप्लीकेशन है सिंकिंग फंड, है ना। सबसे पहला सिंकिंग फंड जो है वो हमेशा और हमेशा एफवी एंड के फॉर्मूले को फॉलो करता है, पहली बात तो ये रट लो। सिंकिंग फंड किसको फॉलो करता है, एफवी एंड को फॉलो करता है, और सिंकिंग फंड एक ऐसा फंड होता है जो किसी प्री डिटरमाइंड पर्पस के लिए बनाया जा रहा हो। एफवी एंड जैसे ही मैंने सुना तो एफवी एंड का फॉर्मूला देखो पीछे लिखवाया, ए ब्रैकेट में 1 प्लस आई टू दी पावर एन माइनस 1 अपॉन आई, ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, इसके बाद अगर कोई भी क्वेश्चन लीजिंग की बात कर रहा है, क्वेश्चन अगर लीजिंग की बात कर रहा है तो ये हमेशा पीवी एंड को फॉलो करेगा। लीजिंग का क्वेश्चन हमेशा पीवी एंड को फॉलो करता है। यूजिंग पीवी एंड तुम बता सकते हो कौन सा प्रपोजल अच्छा है, लीजिंग के क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं। क्वेश्चंस करेंगे तो बात करेंगे, अभी से तुमको रट लेनी है। सिंकिंग फंड लिखा, वर्ड लिखा एफवी एंड, तुरंत लीजिंग लिखा दिखा पीवी एंड। ठीक है, कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर तुम कर रहे हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी हैवी एक्सपेंडिचर, जहां पे तुम मशीन खरीद रहे हो या ये सब कर रहे हो, ठीक है, तो वो हमेशा पीवी एंड को फॉलो करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी हैवी एक्सपेंडिचर। ठीक है, चौथा एप्लीकेशन आता है, चौथा एप्लीकेशन आता है, इसको कहते हैं परपिचुइटी, इसको कहते हैं परपिचुइटी। परपिचुइटी यानी, है ना, ऐसी चीज जो कि अनंत काल तक चलती जाए, अनंत काल तक मतलब एंडलेस पीरियड तक। बहुत ज्यादा सर आपने शुद्ध हिंदी बोल दिया ना, अनंत काल, क्या भारी भड़कम वर्ड यूज कर दिया मैंने भी, है ना। तो ऐसी चीज जिसका एंड ना हो वो परपिचुइटी है। परपिचुइटी केस हम लोग पीवी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे परपिचुइटी दो तरीके की होती है, या तो नॉर्मल परपिचुइटी पूछ रहा होगा या तो ग्रोइंग पूछ रहा होगा। नॉर्मल परपिचुइटी के केस में, नॉर्मल परपिचुइटी के केस में, नॉर्मल परपिचुइटी वहां पे ग्रोथ नहीं दे रखी होगी, फॉर्मूला होगा एन्युटी का अमाउंट यानी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट डिवाइडेड बाय आई, जो भी इंटरेस्ट रेट दे रखा है। दूसरा दूसरा होगा ग्रोइंग परपिचुइटी, दूसरी होती है ग्रोइंग परपिचुइटी। यहाँ पे फॉर्मूला होता है ए अपॉन आई माइनस जी, ए अपॉन आई माइनस जी। आई हो या जी हो, दोनों के दोनों को डेसिमल में रखना है। मतलब अगर 7%, 10% ऐसी चीजें दे रखी हैं तो तुमको उसको 0.07, 0.05 लेना है, कोई दिक्कत। चार एप्लीकेशन हो गए। पांचवा एप्लीकेशन आता है, पांचवा एप्लीकेशन आता है, इसको कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, है ना। नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी एनपीवी। एनपीवी कैसे निकलता है, किसी भी चीज की नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी एनपीवी जानना है तो ये होता है कैश फ्लोज, कैश फ्लोज इनटू इनटू डीएफ यानी डिस्काउंटिंग फैक्टर। अभी बताया था डीएफ के बारे में, भूल भूल तो नहीं गया कोई, क्या बताया था, याद कर लो, रिवाइज कर लो, फटाक से सोच लो, मेरे नेक्स्ट बताने चले, दिमाग में आ जाना चाहिए।
है ना। तो कैश फ्लो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो इनफ्लो या तो आउटफ्लो, है ना, या तो इनफ्लो या तो आउटफ्लो। अगर इनफ्लो है तो हम उसको प्लस करेंगे, आउटफ्लो है तो हम उसको लॉस की तरह, माइनस की तरह दिखाएंगे। ठीक है, तो एक शॉर्ट में अगर मैं तुमको बताऊं, एनपीवी निकालने का फॉर्मूला हो गया कैश फ्लो सी एफ इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर, यानी 1/1 प्लस आई की पावर एन। अब जो लोग याद नहीं कर पाए थे कि सर डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या बताया क्या बताया, तो वही लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे मेरी वीडियो में, अपने आपको पहले ही से डांट लो कि यार कॉन्सेंट्रेट करो, दोबारा जाओ फिर से वीडियो देखो, है ना, रिवाइंड करके। ठीक है, चल फिर आता है सिक्स्थ एप्लीकेशन, इसको कहते हैं वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। इसको कहते हैं वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड का वैल्यूएशन कैसे करें? तो बॉन्ड का वैल्यूएशन मतलब बॉन्ड की आज कितने की कीमत पे बॉन्ड को खरीदे। मैंने हमेशा बताया है, एक बॉन्ड है वो 2000 रुपए, उस पे उसकी कीमत मेंशन्ड है, तो इस बॉन्ड को 2000 का नहीं खरीदेंगे। ये 2000 रुपए सरकार वादा कर रही है मेरे को ये देगी, तो ये 2000 रुपए का बॉन्ड को सस्ते में खरीदेंगे तभी प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो इसको कितने सस्ते में खरीदे, इसको आज कितने रुपए में खरीदे कि फ्यूचर में जो 2000 रुपए सरकार देगी वो मेरे को फ्यूचर में मिलेंगे तो प्रॉफिट होगा। तो उसके लिए उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए बॉन्ड की फॉर्मूला होता है समेशन एन की वैल्यू 1 से लेके एन तक इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर एन ब्रैकेट में, है ना, प्लस फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड, फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड अपॉन 1 प्लस आई की पावर एन, है ना। जहां पे ये जो इंटरेस्ट है ये निकलता है यूजिंग क्वेश्चन में तुमको एक कूपन रेट दे रखा होगा, क्वेश्चन में तुमको कूपन रेट दे रखा होगा या नॉमिनल रेट दे रखा होगा, उसको यूज करके तुम इंटरेस्ट निकालोगे। और यहाँ पे जो आई है ये तुम्हारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? ये फॉर्मूले ऐसे हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है टीएम चैप्टर्स में, है ना। जो कि मैंने तुमको कहाँ से स्टार्ट किया देख लो एक बार दोबारा से, है ना। हाँ, मैं सिंपल इंटरेस्ट चालू किया। टीवीएम क्या है, एसआई, सीआई और एन्युटी। एसआई क्या है, फॉर्मूले बताए। सीआई क्या है, फॉर्मूले बताए, उसके एप्लीकेशन बताए। सीएजीआर बताया, क्लिक बताई, है ना। एन्युटी क्या है वो बताया, कौन से फॉर्म एंड और बिगनिंग दो तरीके इंस्टॉलमेंट में ये फॉर्मूले बताए, इसका एप्लीकेशन बताया। ठीक है, 6 एप्लीकेशन इसके हो गए। कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तक आपको वीडियो समझ में आई? ठीक है, ये पूरा इतना अगर आपने मेरा वीडियो देखा, आपको इतनी बातें सुन ली, सिर्फ सुन ली, नोट बना लिए, ठीक है, एक बार इसको बैठ के थॉरली रीड कर लिया, मतलब इतने फॉर्मूले रट लिए, तुम्हारा टीवीएम के पूरे फॉर्मूले तैयार। अब बचा क्या? अब बचे क्वेश्चंस। क्वेश्चंस पार्ट 2, जो मतलब जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट 2, है ना। आज डेट है 23 अप्रैल। ये जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ ये डेट है 23 अप्रैल। ठीक है, तो अब 23 अप्रैल के बाद चाहे हो सकता है कल मैं वो कोशिश करूंगा 24th, है ना, 24 नहीं तो 25 अप्रैल को अब एक नेक्स्ट वीडियो आएगी, ना। 25 अप्रैल को नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम लोग इसका जो पार्ट 2 होगा उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मतलब ये मैं उनके लिए डेट डाल रहा हूँ 25 अप्रैल 2024, जो मेरे वीडियो, जो मेरे को मतलब रेगुलर फॉलो नहीं कर रहे हैं और किसी तरीके से उनको ये वीडियो पहुंच गई है, तो उनको बता दो 25 अप्रैल को इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें हम हर कॉन्सेप्ट पे एक एक दो दो क्वेश्चन करेंगे। मतलब अगर मैंने आपको आज एक एसआई का कॉन्सेप्ट बताया है तो एसआई के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन, है ना। सीआई बताया है तो उसके 2 से 3 क्वेश्चंस, फिर उसके एप्लीकेशन बताए हैं तो एससीआई के, तो उसके 2 से 3 क्वेश्चंस, है ना। फिर तुमको मैंने एन्युटी बताया है तो उसके 2 से 3 क्वेश्चंस, है ना। उसके एप्लीकेशन बताया है तो हर एप्लीकेशन का एक एक क्वेश्चन, मतलब 6 एप्लीकेशन, मतलब 6, तो लगभग हो कितने का, 6 7 8 2 10 2 12 2 14, लगभग 14 से 20 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक। और मैंने आपको क्या स्ट्रेटेजी बताई है, मैथ्स का सिलेबस मेरे साथ साथ फॉलो करो।
स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ 23rd है आज, ठीक है। अगर तुम मैं मानता हूँ 24th को भी ये वीडियो देख रहे हो तो 24th से लेके 3rd ऑफ मे 2024 तक, मतलब कितने दिन, 20 मतलब 4 इधर के 6 दिन और उधर 3, ये 9 to 10 डेज जो भी तुम इसको दे रहे हो, इसमें तुमको कौन कौन चैप्टर करना है, टीवीएम करना है, सीटी एंड डिस्पर्जन करना है ना, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन करना है और इंडेक्स नंबर करना है। ये ये दो, ये तीन, मतलब ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये 5 चैप्टर्स के लिए 9 डेज हैं। इसमें हमको क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करने हैं, है ना। तो क्वेश्चंस के साथ मतलब टोटल 10 वीडियोस में मैं तुमको ये चीज पढ़ाऊंगा और तुम्हारे पास भी 9 से 10 दिन है पूरे चैप्टर इतने थॉरली रिवाइज कर लेने हैं कि 50 मार्क्स का पेपर इन्हीं में से होगा, गारंटीड, दावा ठोक के बोल रहा हूँ 50 नंबर का पेपर इन 5 चैप्टर से होगा। अच्छे से रट लो, है ना। 40 से 50 नंबर का पेपर इन्हीं कॉन्सेप्ट से होगा, इन्हीं कॉन्सेप्ट से। इनको इतने अच्छे से कर लो कि 50 नंबर कहीं जाए, 50 आउट ऑफ 50 चाहिए, है ना। मैथ्स में 100 नंबर के एमसीक्यू हैं, मैं चाहता हूं सब के सब 95 प्लस एमसीक्यू सही करके आए। तो हमारा टारगेट क्या है, 95 प्लस एमसीक्यूज। क्यों, क्योंकि ये जून ही, ये सोच के तो ये जून ही मेरा जून है ना। इस जून के बाद और कोई जून होना ही नहीं चाहिए। ये जून मेरे सीए फाउंडेशन का लास्ट जून होगा। इसी जून में मेरे को निकालना है, मेरे को अपने नाम के आगे लिखना है नीचे कि सीए फाउंडेशन क्लियर्ड, ठीक है। तो निकालना है फॉर श्योर, बिल्कुल मोटिवेट हो जाओ। मैं कोई वो मोटिवेशन, मतलब मैं मोटिवेट इसके अलावा तुमसे नहीं बोल सकता हूँ कि बिल्कुल मोटिवेट हो जाओ, क्योंकि मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, बस दिल से ना है वो मोटिवेशन। तो खुद के दिल से सोच के देखो कि ये जून है मेरे पास, ये जून नहीं तो अब अगला जून मैं दूंगा ही नहीं, मतलब ये फुल एंड फाइनल अटेम्प्ट है, ऐसा मान के दो, ठीक है। तो अगर मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, अब आज की वीडियो पसंद आई हो, लग रहा हो कि सर थोड़ी मेहनत कर रहे हैं, शायद मेरा कोर्स खत्म करवा देंगे, ठीक है, तो मेरे बस इतनी सी बात मानो मेरी, थोड़ा सा वीडियो को भाई अच्छे से लाइक कर दो, कमेंट लिख दो, है ना। ये टीवीएम पढ़ाया है, वीडियो को लाइक कर दो, है ना, कमेंट कर दो, और अगर कोई दोस्त है जो पढ़ रहा है उसकी थोड़ी मदद कर दो शेयर करके, है ना। तो बस इतना तुम मेरे लिए कर दो, बाकी तुम जो बोलोगे, तुम बोलोगे सर जान दे दो, तो हम जान भी देने को तैयार हैं, है ना। बस थोड़ा सा हमारे लिए वो कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से कह दो कि सर की वीडियो जाके देखो, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में इन टीवीएम के क्वेश्चंस के साथ।